नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष सिंह गुरुकुल के इस मंच से एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में हिस्ट्री के विषय में पढ़ा होगा, उसमें काफ़ी कुछ आपको जानने का मौका मिला होगा और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में बताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है और आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का बेस है। आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, जिसको हम लोग निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं। और लोकतंत्र का जो आधार है वो निर्वाचन आयोग है। बगैर निर्वाचन आयोग के लोकतंत्र का टिके रह पाना लगभग नामुमकिन सा है। तो वहीं से हमारी गुरुकुल टीम के द्वारा 20 क्वेश्चंस, समझ लीजिए ये 20 क्वेश्चंस नहीं है, एक जड़ी बूटी है और वहाँ से इसको निकाल करके हम लोग लेकर के आए हैं और यहीं से आपको इसके बारे में बताने का हमें यहाँ पर मौका मिला है। और हम 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर चर्चा करेंगे और गारंटी है कि अगर बात इलेक्शन कमीशन की होगी तो निश्चित तौर से अगर इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बच करके जाने वाला नहीं है। कंपटीशन मतलब वो किसी भी एग्जाम्स के में पूछा जाता है, अगर किसी भी एग्जाम्स में ये पूछा गया क्वेश्चंस है तो आप यहाँ बड़े आसानी से हिट कर सकते हैं। तो हम ये जो 20 क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखिए, चर्चा करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर है और इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं और इसमें आपको ये बताना है कि कौन संवैधानिक है या कौन गैर संवैधानिक है। इसमें यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है। इसमें यह कह रहा है कुछ संस्थाएं दी गई हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है। तो इसमें निर्वाचन आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जितने भी कमीशन यहाँ दिए गए हैं उसमें से कौन सा एक ऐसा कमीशन है जिसकी चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल्स में की गई है। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संस्था को अनुच्छेद में तभी शामिल किया जाता है लगभग जो संविधान से जुड़े होते हैं। अपवाद के रूप में चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आर्टिकल में तभी लाई जाती हैं जब वो संवैधानिक होती हैं। तो इसमें से आपको छांटना है, बताना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संवैधानिक है या राष्ट्रीय मानवाधिकार संवैधानिक है या निर्वाचन आयोग संवैधानिक है या केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक है। तो आपको बता दें, जो ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, ये संवैधानिक संस्था है और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम आया है। निर्वाचन आयोग के बगैर तो संविधान का कोई मतलब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक निर्वाचन आयोग नहीं होगा तब तक देश में लोकतंत्र स्थापित करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब निर्वाचन आयोग होगा तभी चुनाव होगा, तभी जनता लोगों को चुनने का उसे अवसर मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है ये संवैधानिक संस्था है और ये भाग 15 में है और जो आर्टिकल्स है वो 324 से लेकर 329 ए तक दिया गया। तो 324 से लेकर 329 तक इसका प्रावधान है, संविधान में है। तो जो निर्वाचन आयोग है ये संवैधानिक है और ये भाग 15 में है, और जो आर्टिकल है वो 324 से लेकर 329 तक है, ये संवैधानिक है। बाकी और चीज़ें जो हैं, और चीज़ों के बारे में जो दिया गया है, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गैर संवैधानिक, इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका
संविधान से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो गठन हुआ था, जो कंपोजिशन हुआ था 1956 में हुआ था, 1956 में हुआ था। गैर संवैधानिक संस्था है और प्रेजेंट टाइम में इसके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष है, उनका नाम है जगदीश कुमार, डॉक्टर जगदीश कुमार इसके अध्यक्ष है। तो ये तो संवैधानिक नहीं है, अनुच्छेद में इसकी चर्चा नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका जो गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 और इसके जो अध्यक्ष है इस समय वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। अरुण कुमार मिश्रा है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अरुण कुमार मिश्रा हैं। तो ये भी गैर संवैधानिक राष्ट्रीय मानवाधिकार जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसका गठन 1993 में किया गया था। इसके अध्यक्ष आप बताएंगे अरुण कुमार हैं, अर्थात ये भी संविधान के किसी आर्टिकल में गठित नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन है ये तो भाई संवैधानिक है 324 से लेकर 329 में। और इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो जो ये सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी, अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रवर्तन निदेशालय जिससे जुड़ा हुआ है, इसका गठन किया गया था 2003 में। और प्रेजेंट टाइम में जो इसके अध्यक्ष है वो प्रवीण कुमार सिन्हा है। इस समय इसके जो आयुक्त है प्रवीण कुमार सिन्हा है। सीबीसी के जो कमिश्नर हैं प्रवीण कुमार सिन्हा है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं, इसमें जो पूछ रहा है कि बताइए ऐसा कौन सा कमीशन है जिसकी चर्चा आर्टिकल्स में की गई है, तो निर्वाचन आयोग है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, 324 से लेकर 329 तक है, भाग 15 में है। बाकी ह्यूमन राइट्स कमीशन या जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या आप बताएंगे जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये तीनों गैर संवैधानिक है। इसका किसी आर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। ये संवैधानिक संस्था है और आर्टिकल्स में भी है, पार्ट्स में भी है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका, अच्छा क्वेश्चन है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है? इसमें ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टर्म्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें ये पूछ रहा है कि मतलब जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जो ऑफिस का टर्म्स है, उनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? कार्यकाल तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। 65 वर्ष की आयु है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है। और जो दो अन्य आयुक्त हैं उनका 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र है, आयु है। और जो अदर प्रदेश के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका भी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु है। तो इसका अगर कार्यकाल जो पूछा जा रहा है तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, अर्थात या तो ये 6 वर्ष तक अपने पद पे रह सकते हैं और या तो फिर ये 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की नियुक्ति 40 वर्ष की उम्र में हो गई तो 65 साल की आयु नहीं देखा जाएगा। 6 वर्ष बाद मतलब 46 साल बाद 46 वर्ष की उम्र में इनको हटा दिया जाएगा। तो कार्यकाल इनका 6 वर्ष मान लिया जाएगा, क्योंकि 65 वर्ष की आयु में अगर हो जाएगा तो 6 वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा ना इनका कार्यकाल, तो 46 में ये हट जाएंगे। और मान लीजिए अगर कोई 64 वर्ष की उम्र में नियुक्त होता है तब 6 वर्ष का कार्यकाल नहीं देखा जाएगा। 1 वर्ष में अर्थात 65 वर्ष की आयु में इनको हटा दिया जाएगा। या तो कार्यकाल पहले आ जाए या तो उम्र आ जाए, दोनों में से जो भी पहले आएगा उसी के हिसाब से इनको जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा। फिर ये जो है अपने पद से
इस्तीफा दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु माना गया है। या तो कार्यकाल पहले आ जाए या उम्र पहले आ जाए, दोनों में से जो भी पहले आएगा उसी के अनुसार इनको यहाँ से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है थर्ड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, इनको नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो देखिए इनकी जो नियुक्ति होती है आर्टिकल 324 सेकेंड के अनुसार, और इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वो केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। केंद्र सरकार द्वारा नामित होगा। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त करना हो तो केंद्र सरकार उसी में से जो 3 लोग हैं, तो 3 लोगों में से जो सबसे सीनियर होगा उसी को केंद्र सरकार इनको नामित कर देगी। क्योंकि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ये बहुसदस्यीय है, अर्थात इनकी संख्या 3 है। 3 में से एक जो सबसे सीनियर होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और दो अन्य होते हैं वो अन्य आयुक्त होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सबसे सीनियर होगा उसी को राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा उसका नाम, और जो केंद्र सरकार निर्देशित करती है उसी को राष्ट्रपति महोदय 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु तक उसे कार्य करने का मौका यहाँ पर दे देते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आर्टिकल 324 सेकेंड के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आप बताएंगे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो होता है आर्टिकल 324 सेकेंड के द्वारा केंद्र सरकार इसे नामित करती है और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, थर्ड होगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद है ये संवैधानिक है, अर्थात इसका जो पद है संवैधानिक है, संविधान से लिया गया है। थर्ड सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। बहुत गजब का क्वेश्चन है और आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पूछ रहा है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो देखिए जो निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात नहीं हो रही है, तो जो निर्वाचन आयुक्त है इसको तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त परामर्श नहीं देगा, जब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त परामर्श नहीं देगा तब तक राष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए जिम्मेदार नहीं माने जाते हैं। और अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की बात को या उसकी रिपोर्ट को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है निर्वाचन आयुक्त की, यहाँ पर बात मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नहीं हो रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का हटाने का तरीका अलग है और जो निर्वाचन आयुक्त हटाया जाता है इसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। और ऐसे मामले में भारत का राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श को मानने के लिए मजबूर है, बाध्य है। तो यही ये पूछ रहा है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, तो बता दीजिएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा
हटाया जा सकता है। इसका थर्ड आंसर सही है, इसका थर्ड आंसर सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट, ये तो गलत है, ये नहीं हटाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा, ये भी नहीं हटाएंगे। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, ये भी गलत है। तो देखिए जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दो आधार है। एक है साबित कदाचार है, और दूसरा है असमर्थता। तो असमर्थता या साबित कदाचार के आधार पर इनको संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के आधार पर हटाया जा सकता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा और लोकसभा के भी 2/3 बहुमत के द्वारा। अर्थात महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया है उसी के आधार पर, जैसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जाता है, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर हटाए जाते हैं 124D के अनुसार। अगर राज्यसभा में बिल लाया जाएगा तो उसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है जानकारी देने के लिए, और राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य, और लोकसभा के भी उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटते हैं, उसी तरीके से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी 2/3 बहुमत के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा इनको पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन जो 2/3 बहुमत होगा वो टोटल का नहीं होगा, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य होंगे। तो इसका जो हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 प्रमाणित कदाचार के आधार पर, इसका डी ऑप्शन सही है। और अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो जानकारी देने के लिए 100 सदस्य होंगे, और राज्यसभा में अगर लाया जाएगा तो जानकारी देने वाले 50 सदस्य होंगे। उसके बाद फिर उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य राज्यसभा के, और लोकसभा के भी उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य होंगे। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो बात ये केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की नहीं कर रहा है, बात ये राज्य निर्वाचन आयुक्त की कर रहा है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आर्टिकल 243 के अंतर्गत दी गई है, और इसकी नियुक्ति जो किया जाएगा 243 के द्वारा राज्यपाल करता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु डिसाइड है। तो इनका जो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की बात है तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर है। इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। तो क्या भारत का निर्वाचन आयोग में प्रेजेंट टाइम में 5 सदस्य होते हैं? 5 सदस्य नहीं होते हैं। 1989 तक 1 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1989 में 3 सदस्य हो गए थे, फिर 90 में 1 हो गए, फिर 1993 में 3 हो गए। तो 1993 से लेकर के आज तक यहाँ पर 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया है। तो 5 सदस्य होंगे, ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब उसके बाद संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तैयार करता है। क्या उपचुनाव के लिए या आम चुनाव के लिए गृह मंत्रालय कार्यक्रम तैयार करता है? बिल्कुल नहीं, गृह मंत्रालय नहीं तैयार करता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है। दूसरा भी गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि चुनाव का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करेगा, गृह मंत्रालय नहीं तय करेगा। पहला इसलिए गलत है, 3 सदस्य होते, 5 सदस्य नहीं होते हैं, तो पहला गलत, दूसरा गलत। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा सही है और पहला दूसरा गलत है, पहला दूसरा गलत, तीसरा सही, अर्थात केवल डी सही है।
केवल डी सही है, तो ऑप्शन डी सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। संसद के सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता, निरर्हता का मतलब होता है अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है? जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपर हाउस और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोअर हाउस। तो जो अपर हाउस के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है या लोअर हाउस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है के सदस्य हैं, अर्थात राज्यसभा के सांसद या लोकसभा के सांसद अयोग्य होंगे या नहीं, इस बात का निर्णय करने का अधिकार आप बताएंगे राष्ट्रपति को है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अयोग्यता तभी वो ठहरा पाएंगे, अंतिम रूप से राष्ट्रपति तभी अयोग्य करा पाएंगे जब निर्वाचन आयोग उनको सलाह देगी। अर्थात 103 सेकंड कहता है कि कोई भी सांसद अगर वो छल पूर्वक जीत के आता है, गलत जानकारी दे करके आता है, तो फिर उसकी सदस्यता को रद्द करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। लेकिन राष्ट्रपति तभी इनकी सदस्यता रद्द कर पाएगा 103 सेकंड के अंतर्गत, जब 103 बी के अंतर्गत जब निर्वाचन आयोग उसे परामर्श देगा। अगर निर्वाचन आयोग उसे परामर्श नहीं देगा तो फिर उसे उसकी सदस्यता को रद्द करने का अधिकार किसी भी नहीं है। राष्ट्रपति तभी सदस्यता रद्द करेगा जब निर्वाचन आयोग उनको परामर्श देगा। जब निर्वाचन आयोग उनको परामर्श देगा तभी सदस्यता रद्द होगी, अन्यथा सदस्यता रद्द होने वाली नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग की गलत है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, भारत के निर्वाचन आयोग की, भारत के महान्यायवादी की, लोकसभा की। राष्ट्रपति संसद के सदस्य की अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्न का निर्वाचन करते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेगा? तो भारत के निर्वाचन आयोग की। सेकंड सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। आर्टिकल 103 सेकंड के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा अगर गलत तरीके से जीत करके आता है तो उसकी सदस्यता को रद्द करने का अधिकार निश्चित तौर पर आप बताएंगे राष्ट्रपति को है। लेकिन परामर्श किसका होगा? भारत के निर्वाचन आयोग का। सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग इसमें से चारों में से क्या नहीं करता है? पहला, मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण, सही है। संसद तथा प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनावों का संचालन करना, सही है, संचालन भी करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करना, ये भी सही है, क्योंकि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ये राष्ट्रपति का भी चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का भी कराता है, लोकसभा का भी कराता है, राज्यसभा का भी कराता है और विधानसभा का भी चुनाव इसी के द्वारा कराया जाता है। तो ये सब तो सही है। अब उसके बाद अगला है विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। नहीं, उचित प्रावधान जो होता है, नियम बनाया जाता है, वो संसद के द्वारा बनाया जाता है। उचित प्रावधान जो होता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है। तो ये चौथा गलत है, चौथा जो है ये गलत है। ये प्रावधान बनाने का अधिकार संसद को है, ये प्रावधान बनाने का अधिकार संसद को है। अब की बार इसमें रख लें क्या बोले? तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही है, चौथा ऑप्शन सही है। विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान मतलब नियम बनाने का अधिकार आप बताएंगे संसद को, निर्वाचन आयोग को नहीं है। डी सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य। इसमें यह पता लगाना है कि भारत के निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं। पहला है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, सही है।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, ये भी सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लागू कराए जाने की संस्तुति करना। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, सही है। सिफारिश करेगा राज्यपाल, लेकिन राज्यपाल सिफारिश भले करेगा राष्ट्रपति से, लिख करके किसे देना होगा? निर्वाचन आयोग को, कि मतलब इस राज्य में चुनाव कराने लायक परिस्थितियां नहीं है, तो उसकी संस्तुति जो राज्यपाल भेजेगा वो ये करेगा। तीसरा सही है। निर्वाचन सूची तैयार करने का कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, ये चारों सही है। ये चारों ऑप्शन सही है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये संसद और विधानमंडल के सभी चुनाव कराता है, सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव कराता है, ये भी सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लागू कराने जाने की संस्तुति करना। सिफारिश करने की बात अगर है तो राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल भले ही सिफारिश कर दे, जब तक निर्वाचन आयोग लिख करके नहीं देगा कि मतलब इस राज्य में चुनाव कराने लायक परिस्थितियां नहीं है, तब तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो संस्तुति करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को है। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के लिए ये निर्देशन और नियंत्रण रखते हैं। तो चारों ऑप्शन सही है, डी क्वेश्चन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? कौन चुनाव आयोग नहीं करता है, इसमें यह पता लगाना है चुनाव आयोग क्या नहीं करता है। तो निर्देशन भी करता है, नियंत्रण भी करता है, संचालन भी करता है, मतदाता सूची भी तैयार करता है, राज्य के जो राजनीतिक दल होते हैं उनको राजनीतिक मान्यता भी देता है, विवादों को भी दूर करता है, सारा काम करेगा। बस एक काम नहीं करेगा, वो एक काम क्या नहीं करेगा, अर्थात अधिसूचना को जारी। तो इसमें चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार अगर लोकसभा और राज्यसभा को है, अगर लोकसभा या राज्यसभा की बात है तो लोकसभा या राज्यसभा की अधिसूचना जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो लोकसभा के चुनाव की बात हो या राज्यसभा के चुनाव की बात हो तो राष्ट्रपति जारी करेगा, और अगर एमएलए की बात हो और एमएलसी की बात हो तो राज्यपाल जारी करेगा। तो ये चुनाव आयोग का सूचना जारी नहीं करता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल जारी करता है। तो पहला सही है। लोकसभा और राज्यसभा का सूचना जारी करना हो तो राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की सूचना जारी करनी हो तो राज्यपाल। पहला ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप जब देखेंगे तो कॉन्सेप्ट पर है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसमें पूछ रहा है राज्य निर्वाचन आयोग। तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग ना तो एमएलए का चुनाव कराता है और ना ही एमएलसी का चुनाव कराता है, वो स्थानीय निकायों का चुनाव कराता है। नगर निकाय का चुनाव कराएगा, नगर पंचायत का, नगर परिषद, पालिका परिषद का, या पंचायती राज व्यवस्था का, प्रधान का, ब्लॉक प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, इन सब का चुनाव कराता है। एमएलए और एमपी और एमएलसी के चुनाव का कोई लेना देना नहीं राज्य निर्वाचन आयोग का। तो राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार करिए। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार करिए एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को सेलेक्ट करिए। अर्थात पहला जो क्वेश्चन है या जो पहला ऑप्शन है वो राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है, बिल्कुल सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, ये भी सही है। राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ
राज पंचायत का चुनाव कराएगा, राज पंचायत का, पंचायती राज व्यवस्था का, और उसके बाद नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव कराता है। सहकारी समितियों का चुनाव नहीं कराता है। तो इसमें कह रहा है कि राज्यपाल के निर्देशन के अनुरूप पंचायतों और नगर पालिकाओं के अतिरिक्त नहीं, सिर्फ पंचायतों और नगर पालिकाओं के सहकारी समितियों का चुनाव कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग को नहीं है। तीसरा गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता नहीं, ये भी गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग अपने हिसाब से कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग अपने हिसाब से कराता है। तो तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा आपका सही है, तो पहला आंसर सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चंस जो पूछ रहा है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। परिसीमन आयोग का काम होता है निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना, अर्थात एमएलए का क्षेत्र सीमा कैसे होगा, एमपी का क्षेत्र सीमा कैसे होगा, और जो सीमा है ये बराबर नहीं होगा, हर 10 वर्ष के बाद बदला जाएगा। परिसीमन आयोग का गठन निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। 10 वर्ष के बाद इसकी बात की गई थी। तो हालांकि पहला जो अभी तक 4 बार हुआ है, 1952 में हुआ है, 1963 में हुआ है, 1973 में हुआ है, 1973 और 2003 में हुआ है। यही 4 बार हुआ है, 1952, 1963, 1973 और 2003, 4 बार ये हुआ है। इसका काम होता है कि जो राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं और जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र है उनकी सीमाओं का अंकन करना, अदला बदली करना, अर्थात 10 वर्ष के बाद हमारा संविधान कहता है कि इनके सीमाओं को बदल देना चाहिए, ताकि उस पर लोकतंत्र को स्वस्थ रूप से चुनाव के माध्यम से मजबूत करने का प्रयास किया जाए। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ये दिया गया। तो परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर परिसीमन आयोग ने जो फैसला ले लिया है तो वो किसी भी कीमत पर लागू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं कराया जाएगा। अर्थात निर्वाचन क्षेत्रों के सीमाओं का अंकन को लेकर के परिसीमन आयोग ही तय करेगा, और इसे जो है जो तय कर दिया है उसे न्यायालय द्वारा बदला नहीं जाएगा। ये सही है, पहला सही है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सामने लाए जाएंगे तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। परिसीमन आयोग ने जो फैसला ले लिया है इस पर कोई अमेंडमेंट नहीं होगा और उसे न्यायालय द्वारा लागू कराने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है, तो दोनों सही है। इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, इसमें पूछ रहा है भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो उनका नाम था, ये बात है 1990, मतलब नवंबर 1990 की बात है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहली जो थी BS रमा देवी थी, लेकिन ये कार्यवाहक थी। BS रमा देवी ये कार्यवाहक रही हैं, कार्यवाहक रह चुकी हैं। नवंबर 1990 से लेकर दिसंबर 1990 तक कार्यवाहक रही हैं और भारत की नवीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी है। लेकिन महिलाओं में अगर पूछा जाए तो महिलाओं में ये प्रथम है। BS रमा देवी 1990 में आई थी, कार्यवाहक थी लेकिन नवीं थी और महिलाओं में प्रथम थी। थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर
मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में? तो पहली बार जो आम चुनाव हुआ था 18 वर्ष की आयु, पहले 21 वर्ष की आयु थी मतदान करने की, तो 21 वर्ष की आयु को घटाकर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये बात है 1989 की, घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। 18 वर्ष कर दिया गया था 1989 में। वयस्क मताधिकार 1989 में लाया गया था। थर्ड ऑप्शन सही है, तीसरा सही है। 61 अमेंडमेंट एक्ट था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। तो ये जो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया भारत सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसद द्वारा। तो इसमें जो निर्णय किया गया, कानून बनाया गया है, वो संसद तय करती है। और संसद ने ये तय किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर 2 वर्ष से अधिक की सजा हो चुकी है, किसी भी न्यायालय ने अगर उसे दे दिया है, तो फिर वो 2 वर्ष तो रहेगा ही रहेगा सजा, और अगले 6 वर्ष तक उसे पुनः जेल, मतलब उसे अगले 6 वर्ष तक जेल में ही रहना होगा। तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय जो लिया गया है, वो संसद द्वारा यहाँ पर ये तय किया गया, कानून बनाया गया है कि अगर किसी भी न्यायालय ने किसी व्यक्ति को 2 साल से अधिक आयु घोषित कर दिया गया है, तो फिर वो 2 साल ये नहीं लड़ पाएगा, और अगले 6 वर्ष तक, तो टोटल 8 वर्ष तक उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। और ये फैसला जो लिया गया था संसद द्वारा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। डाक द्वारा मतदान को कहते हैं। तो जो ये सरकारी कर्मचारी हैं जो राज्य सरकार के अंतर्गत या केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो ये बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष मतदान माना जाता है। परोक्ष मतदान, इनडायरेक्ट बैलेट होता है इनका, तो अप्रत्यक्ष मतदान हो जाएगा। इसका डी होगा। बैलेट पेपर के माध्यम से लोग चुनाव में भाग लेते हैं। डी ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 1950 को मनाया गया था। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता, क्योंकि इसकी स्थापना निर्वाचन आयोग की कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता। सेकेंड ऑप्शन सही है। तो देखिए हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर बताने की कोशिश की है, और उसमें आशा करते हैं कि आप लोग को भी थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, उसमें चंपारण सत्याग्रह होगा, खेड़ा सत्याग्रह होगा। तो अगला जो टॉपिक होगा हिस्ट्री से होगा। तब तक के लिए जय हिंद।